हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। नहीं भाई, हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत, यू आर वाचिंग NIE क्लास 11th बाय न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल के अंदर गाइज आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट बाय प्रशांत भैया मिलने वाला है, सारा का सारा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल तरीके से और सारे के सारे सेशन पावर पैक्ड लेक्चर होने वाले हैं गाइज। तो जैसा कि तुम सब जानते हो कि तुमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत ज्यादा प्यार दिया यार, विद इन 3 to 2 days, और नया चैनल 8000 व्यूज इन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमने लेक्चर नंबर 2, 3, 4 सब अच्छे से किया। कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा लेक्चर नंबर 6 में, बट आज हम लेक्चर नंबर 5 में क्या क्या पढ़ेंगे जानते हो? तो बच्चों, इसके पहले जो हमने देखा था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, पूरा का पूरा फिजिकल क्वांटिटी से लेके पैरालक्स मेथड से लेकर के और पूरी की पूरी सारी चीजें, मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेट, देन उसके बाद डायमेंशंस, हमने सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और यार तुम सब अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, ये बहुत ही बुरी बात है। और आप सभी लोग कमेंट्स भी नहीं करते हो कि वीडियो कैसी लगी। इतना सेल्फिश तो मत बनो, देख करके एटलीस्ट लाइक एंड कमेंट तो कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। नहीं लगती तो कह दो कि खराब वीडियो है और चले जाओ, मत देखो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसा फील होता है, अच्छा फील हो, कभी भी इंसान को ना, अगर उसे कुछ फील होता है तो उसे कह देना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा कह दो, बुरा है तो बुरा कह दो, पसंद है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद हो तो डिसलाइक कर दो, बट करो, कुछ तो करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो गाइस चलो अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 में। और लेक्चर नंबर जो 5 है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट एरर्स के बारे में। और बच्चों, मैं आप सबको बता दूं कि पेज नंबर 6 या 7 में जो हमारा डायमेंशंस के हमने तीनों यूजेस देखे थे। चलो अब फाइनली शुरुआत करेंगे टॉपिक को थोड़ा सा, क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा चलो रिवाइज कर लेते हैं। और मैं जानता हूं बच्चों कि जिस बच्चे का एम होगा MST CT एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना, इंजीनियर बनना, वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। जिनका एम होगा फार्मेसी का या फिर CT के थ्रू जाके किसी मेडिकल लाइन में एडमिशन लेना है, तो वो ये इस वीडियो को देखेंगे। जिसको बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस अचीव करना है 12th स्टैंडर्ड में, वो ये वीडियो देखेगा। क्यों? क्योंकि 11th बेस होता है 12th का। 9th में नहीं पढ़ा तो 10th में 90 लाया जा सकता है, 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में भिखारी बन जाओगे, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं आएगा तुमको कुछ नहीं आएगा। आधे बच्चों से अभी पूछ लो ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू डोंट नो गाइस। तुम्हें नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू डोंट नो। बट इस वीडियो को देखने के बाद सारे बच्चे जानते हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखने के बाद हर बच्चा जानता है व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट आर द न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। यू आर स्टडीइंग यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। एंड तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज नहीं पता थी बच्चों की क्वांटिटी क्या होती है, जो कि 8वीं में पढ़ाया जाता था। मैंने एक एक चीज बताई। यू वेयर डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। मैंने आपको बताई कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। वी कांट डिफाइन फिजिक्स, मैंने ये तक बताया, बट वी कैन डिफाइन साइंस, मैंने सब बताया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को फ्री की कदर नहीं होती, बट तुम करते हो कदर। मुझे अच्छा लगता है कि आप सब देखते हो। कितने सारे बच्चों ने ट्यूशन छोड़ दिए और सारे लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए हैं, और उन्हें उतना डीप में कभी, यार यूनिट्स एंड मेजरमेंट को लुल्लू चैप्टर समझते हैं सब लोग, लेकिन इतना अच्छे से मैंने पढ़ाया ना कि तब समझ में आया कि हाँ भाई, इसके बिना तो प्रैक्टिकल में कुछ कर नहीं सकते। और फिजिक्स इज एवरीथिंग ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, है ना। पहले ही चैप्टर में बता दिया था, मॉडिफिकेशन, रिसर्च, कंट्रोल्ड ऑन टेक्निकल चीजें, है ना, सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो चलो बच्चों, आप सबको पता होगा मेरे पढ़ाने का तरीका कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो मैं पहले रिवाइज कराता हूं 2 मिनट 3 मिनट, और उसके बाद बच्चों मैं जो लिखवाता हूं उसको हर एक बच्चा नोट करता है अपने एक नोटबुक में, पेन पेंसिल से। इंपॉर्टेंट बातें, काम की बातें सब लिख लेते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह सब साइड में लिखते जाते हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स लिखते जाते हैं, सब चीजों को कॉपी करते जाते हैं। टेलीग्राम में मैं इसकी नोट्स तो वैसे भी तुम सबको देते ही रहता हूं। ठीक है, तो आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। और चलो फटाफट रिवाइज करते हैं और अपने बुक में इसको नोट डाउन करते जाओ सभी लोग। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। तो गाइस, रिवीजन के तौर पे हमने सबसे पहले टॉपिक में क्या देखा था कि हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में, वैसे भी मैंने इसके पहले बताया ही था कि हमारे फिजिक्स के, जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में बच्चों हमने सबसे पहले शुरुआत किया था कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज द, जिससे कि मैं इसलिए बार बार गाइस बताता हूं हर लेक्चर में कि ये आपको याद हो जाए, मतलब कि ये आपको भूले ही ना कभी भी बच्चों। फिर हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है।
डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, हमने इनके बारे में पढ़ा था और हमने इनके यूनिट्स भी बच्चों देखा था। आई होप आपको याद होगा। याद रखना, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां आ जाओ। इसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, जिसमें हमने सॉलिड एंगल, याद है क्या, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल्स के बारे में पढ़ा था। फिर बच्चों हमने इसके बाद पढ़ा पैरालक्स मेथड, पैरालक्स मेथड, पैरालक्स मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद बच्चों हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी हमने देखा किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ मास। तो एग्जैक्टली ये जो हमने यहां पे लिख दिया ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। देखो जैसे कि हमने देखा था मेजरमेंट, मेजरमेंट्स कि कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट के अंदर सबसे पहले बच्चों हमने लेंथ का मेजरमेंट देखा और लेंथ के मेजरमेंट के लिए हमने बच्चों पढ़ा था पैरालक्स मेथड, पैरालक्स मेथड। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें देखा मास एंड टाइम का मेजरमेंट, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 में था। अब बच्चों इसके बाद हमने पढ़ा डायमेंशन के बारे में कि किस तरीके से LMT से डायमेंशन निकाल सकते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं। फिर हमने उसके यूजेस, देखो डायमेंशन का एनालिसिस पढ़ा, फिर डायमेंशंस का यूजेस पढ़ा। कितने यूजेस थे बच्चों, 3। ठीक है, करेक्टनेस था, फिर यूनिट्स का सिस्टम कैसे निकाल सकते हैं वो था, और भी चीजें थी। तो 3 हमारे यूजेस थे। एनालिसिस कैसे करते हैं, LMT कैसे निकालते हैं, करीबन 20 से 25 फॉर्मूले का मैंने करके दिखाया था। तुम्हारे बुक में 10 दिया है, मैं 20 से 25 फॉर्मूले, लेक्चर नंबर 4 देख लो। अभी भी बहुत जरूरी होता है यार लेक्चर देख के आने का। कभी भी लेक्चर 4 देखा नहीं, लेक्चर 5 में आगे कोई मतलब नहीं तुम्हारा लेक्चर देख के। तो ये सारी चीजें बच्चों हमने पढ़ी। अब हमारे इस चैप्टर का मेन चीज जो है एरर, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। और एरर के बाद आएगा सिग्निफिकेंस फिगर, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। फिर करेंगे एक्सरसाइज और फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो फिजिक्स का ये पूरे टॉपिक्स हैं, आपको समझ में आए। कभी ये टॉपिक आपने जीवन में सुना भी था कि पैरालक्स मेथड लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जो मास एंड टाइम मेजरमेंट का ये एक टाइप है, जिसमें हमने मास कैसे मेजर करते हैं, प्लेटिनम इरिडियम यूज किया था, याद है क्या। टाइम के लिए हम लोग ने सेसियम एटम का साइंटिस्ट लोग यूज किया करते थे। कैसे 24 × 60 × 60 करके हमने पूरा 8,400 सेकंड हमने कैसे निकाले थे। तो वो सारी चीजें, डायमेंशंस कैसे होता है, LMT IC के जितने भी फंडामेंटल सिस्टम थे, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये सारी चीजें फिजिक्स के चैप्टर 1 में हमने देखी थी अब तक। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 7 में आओगे तो पेज नंबर 7 में बच्चों, पेज नंबर 7 में मैंने आपको बहुत सी चीजें पढ़ाई थी। यूजेस ऑफ डायमेंशंस, उसमें 3 यूजेस दिया हुआ है। पहला है पेज नंबर 7 में सबसे पहला करेक्टनेस वाला एक होगा, करेक्टनेस ऑफ दी सम सिस्टम्स और यूनिट्स, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी सीखा था। आपका टीचर आपको बताया ही नहीं होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या होता है, ताकि कभी फिजिक्स के टीचर से कॉलेज में पूछा भी किया करो, टीचर को बहुत नॉलेज होता है 11th 12th में। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो एक जस्ट एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। हमने डायमेंशन की मदद से सिंपल पेंडुलम का जो 2π√L/g का फॉर्मूला था ना टाइम पीरियड का, उसको हमने डिराइव किया था। फिर हमने थर्ड वाला हमारा था कि कैसे तुम सिस्टम यूनिट्स को जो CGS है, CGS से SI, SI से CGS में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। ये तीनों में से कोई एक एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, बाकी बोर्ड वगैरह के लिए तो इतना नहीं है। ठीक है, सिर्फ बोर्ड्स के लिए डायमेंशंस क्या होते हैं वही याद रखना। तो लेक्चर 4 में मैंने बताया था। अब आज हमें क्या देखना है, अब जैसे कि मैं बुक के एक एक टॉपिक को पढ़ाता हूं, कुछ भी टॉपिक छोड़ता नहीं, चाहे सॉल्ड एग्जांपल रहे, चाहे डू यू नो रहे, चाहे कुछ भी रहे, सब बताता हूं। तो इसीलिए पेज नंबर 7 में जो सबसे कॉर्नर में नीचे एक सॉल्ड एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये वही सॉल्ड एग्जांपल है और हम इसी को करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि पूरे महाराष्ट्र का कोई भी बच्चा इस सॉल्ड एग्जांपल को नहीं किया होगा, बट मैं करवा रहा हूं और जो वीडियो इसको देखेगा उसको ये फॉर्मूला आ जाएगा कैसे करते हैं। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि हमें किसके ऊपर खेलना है, हमें यूनिट्स के ऊपर खेलना है, हमें वैल्यूज पे नहीं खेलना, अब यूनिट्स के ऊपर खेलना है। तो चलो अब शुरू करते हैं कि ये क्या है आखिर एग्जांपल 1.4। मैंने एक एक एग्जांपल कराया है, 1.1, 1.2, 1.3 सारे एग्जांपल भी करवाते गया हूं मैं, और अभी हम 1.4 करने जा रहे हैं। ये हमारा चौथा आज का न्यूमेरिकल है पूरे इस चैप्टर का, बाकी तो एक्सरसाइज में भरमार है।
तो एग्जाम्पल 1.4 क्या कहता है, कभी भी किसी न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना होता ना बच्चों, तो 3 चीजों को हमेशा याद रखना। पहली चीज कि जब तुम पढ़ते हो तो कम से कम इतने बार पढ़ो, अगर किसी को एक ही बार में समझता है तो अच्छी बात है, किसी को 10 बार में समझता है तो वो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। तो 10 बार में समझता है तो आलस नहीं करने का, पढ़ने का 10 बार। तो जब तुम, पहली चीज ये होती है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि न्यूमेरिकल को जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, गिवन डेटा क्या दिया है वो हमें पता होना चाहिए, और क्या पूछा है हमें पता चले। इतना पता चल गया तो तुम न्यूमेरिकल कर सकते हो सॉल्व। दूसरी चीज, जब तुमने पढ़ा न्यूमेरिकल को तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। और तीसरा कि कैलकुलेशन का एरर नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुमने एक फॉर्मूला, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल है उसको पढ़ लिया, तुम समझ गए कि क्या दिया है और क्या सॉल्व करना है, तुम्हें पता चल गया क्या चीज दी हुई है और क्या चीज तुम्हें सॉल्व करनी है, निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, पता चल गया। अब जो भी फाइंड करना है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, और तीसरा कैसे उस फॉर्मूले को यूज करोगे, वैल्यू कैसे पुट करके कैलकुलेट करोगे, ये बात ध्यान देना बच्चों। जब मैंने लेक्चर नंबर 2 में तुमको एक सॉल्व एग्जांपल कराया था, उसमें 30 मिनट लग गए थे। मैंने सिर्फ उस फॉर्मूले को नहीं कराया था, उस फॉर्मूले के बीच बीच में बहुत से कैलकुलेशन आते हैं, उसको भी सिखाया था मैंने, ठीक है। और लॉग कैलकुलेशन पेंडिंग है, वो वीडियो आ जाएगी जल्दी ही, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं एग्जांपल 1.4 और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया। फटाफट सॉल्व करेंगे, टाइम नहीं अपने पास। देखो अब जैसे कि हिंदी मीडियम मराठी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं समझाता हूं। कभी भी लिखा रहेगा ना, एक कैलोरी इज यूनिट ऑफ अ हीट, तो ये जो ए बोलेगा ना फिजिक्स में, मतलब वो 1 कैलोरी की बात कर रहा है, ऐसे समझने का। देखो तो अब ये तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं पता रहेगा, मेरे को मालूम है। चलो यहाँ ध्यान दो, ज्यादा शान पट्टी उड़ो मत, फ्रॉम इंग्लिश मीडियम जो आई नो एवरीथिंग घंटा। चलो यहाँ देखो अभी, तो एक कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल। मतलब गिवन क्या है कि एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, यही लिखा हुआ है, पहला लाइन खत्म। आगे पढ़ते हैं। वेयर, जहां पे जो जूल की वैल्यू है 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों पढ़ रहा हूं मैं इसको, देखो समझा देता हूं बच्चों क्या लिखा है कि कभी भी केजी मीटर स्क्वायर और ये -2 रहेगा, इसको पर सेकेंड पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज आई है वो यहां से आई है, केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, वो ऐसा है सच में। ये -2 का मतलब अपॉन में है वो, ठीक है। तो नीचे लेके आओगे माइनस का प्लस हो गया, अब इसको फिर ऊपर लेके जाओगे ऐसा दिखेगा। बहुत बार बताया ना मैंने ये, वो जो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 जब मैंने पढ़ा है, तो उसमें जो पहला ही सॉल्व एग्जांपल कराया था ना, सबसे पहले शुरुआत में ही वही सॉल्व एग्जांपल में ये सब सिखाया, ऊपर जाता है नीचे जाता है क्या होता है, ठीक है। आगे तो इसीलिए इसको पर सेकेंड स्क्वायर रीड करते हैं, ये सब ध्यान रखना, क्योंकि अभी तुम शुरुआत कर रहे हो फिजिक्स, तो ये छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए। आगे, ए डिस्टेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉयज a system of a unit in which the units of mass, length and time are alpha, beta and gamma second। अब देखो मास kg होता है, लेंथ मीटर होता है, टाइम सेकंड होता है। ऑल्सो j dash is their unit of energy, what will be the magnitude of the calorie in their units। क्वेश्चन अब मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके तुम्हें समझेगा कि बच्चों क्वेश्चन क्या है, समझाऊंगा फिर उसके बाद तुमको सॉल्व करा के दूंगा। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन समझना अच्छे से। देखो हमारे को गिवन है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, ये गिवन है। और बुक में ये भी गिवन है कि 1 जूल की जो यूनिट है वो केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड है, ये पर स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, ये गिवन है। तो आगे क्या बोला है कि कोई तो एक सिविलाइजेशन वाले आए हैं दूर से, बहुत दूर से डिस्टेंट सिविलाइजेशन वाले आए हैं, और उनकी खुद की एक अलग यूनिट है, उनकी खुद की एक अलग यूनिट है। मतलब मास की यूनिट उनके हिसाब से अल्फा होती है, वो लोग कुछ अलग समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से लंदन में जाए, अमेरिका में जाए, तो उनका खुद का दुनिया अलग होता है, ठीक है। तो वैसे ही ना उनका एक अलग यूनिट है, अल्फा बीटा गामा, ऐसा वो लोग यूनिट मानते हैं, उनका एक अलग यूनिट है। तो गाइज हमारे यूनिट में जूल जो है ये एनर्जी का यूनिट है बच्चा, जूल कैलोरी दोनों एनर्जी की यूनिट होते हैं। तो हमारे में तो जूल का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो उनके में मास को अल्फा मानते हैं और लेंथ को बीटा मानते हैं और टाइम को गामा मानते हैं। तो उनके में यूनिट क्या होगी एनर्जी की। क्वेश्चन समझा? मतलब कि देखो हमारे में मास केजी में फाइंड करते हैं, हमारे में टाइम सेकंड में, और जो लेंथ है वो मीटर में। तो उनके में अल्फा बीटा गामा में मेजर करते हैं।
तो उनके में एनर्जी की यूनिट क्या होगी? अगर हमारे, देखो क्वेश्चन समझो फिर से, समझ गया होगा आधे बच्चों को क्या कह रहा हूं। अगर हमारे में मास को केजी, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो उनके में एनर्जी को किस चीज में मेजर करेंगे? अगर मास को वो लोग अल्फा में, और अगर लेंथ को बीटा में, और टाइम को गामा में मेजर करते हैं तो। समझा मैं क्या कह रहा हूं? यही है क्वेश्चन। आ जाओ सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया ना क्या है? ध्यान रखना अच्छे से। मतलब हमारे में अगर जो हमारे में एनर्जी का यूनिट अगर इतना है तो उनके में कितना होगा, बस यही तो फाइंड करना है। चलो तो बच्चों देखो यहां पे गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? अच्छा गिवन नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। देखो सो कंसीडर, सॉल्यूशन है बच्चों, कंसीडर कि उनकी एक यूनिट है अल्फा बीटा गामा, तो किसी की तो वैल्यू होगी, ये यूनिट है बच्चों, तो किसी की तो यूनिट होगी ना ये। तो मान लो कंसीडर कि ए बी सी इज द न्यू यूनिट, ये उनकी एक नई यूनिट है। ठीक है, तो जिसमें से ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू अल्फा केजी दिया हुआ है, ये उनके भाषा में है जो बाहर देश से आए हैं। फिर बीटा की क्या होगी? सॉरी बीटा लिख दिया मैंने, बी एक दूसरा वैल्यू है, तो बी कितना होगा? बीटा क्या दिया है? मीटर। और सी क्या होगा? गामा सेकंड, गामा, इसको गामा कहते हैं, GAMMA गामा, ये बीटा है ये अल्फा है। तो ये हमने मान लिया कि उनकी भाषा में ये वैल्यूज है। अब हमको क्या दिया है कि 1, पहली लाइन पढ़ो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये क्या है बच्चों? ये गिवन डेटा है, ऐसे लिख सकते हो, पहले ना लिख के ऐसे कर दिया, तो ये गिवन डेटा है हमको। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखना, बहुत जरूरी, यहीं पे सब गड़बड़ी हो जाएगी अगर नहीं समझोगे तो 4.2 जूल, देखो बच्चों 1 जूल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का -2। तो यहां पे जूल की जगह में क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या बच्चों? क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड -2। ठीक है, और ये हमारा गिवन डेटा है। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा हो गया, समझा? जूल की जगह में ये लिख दिया, क्लियर? 1 जूल की जगह में ये है तो जूल की जगह में ये लिख दिया, यूनिट के साथ खेल रहे हैं बच्चों हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? अब ये जो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड मतलब पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना तभी समझेगा। तो 4.2 और जो केजी है बच्चों, केजी की जगह में क्या मैं A/अल्फा लिख सकता हूं? मैथमेटिक्स नॉर्मल, केजी इज इक्वल टू ए के नीचे अल्फा लेके जाओ, ए के नीचे अल्फा लेके जाओ केजी, तो केजी की वैल्यू मिल जाएगी ना A/अल्फा, मिल गई कि नहीं मिल गई? हाँ, दूसरी वैल्यू मीटर स्क्वायर है, तो मीटर इधर से मिलेगा ना बच्चों, तो मीटर B/बीटा, तो B/बीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, बीटा और बी में फर्क देख लो। ठीक है, आगे अब यहां पे सेकंड, यहां स्क्वायर इसलिए स्क्वायर आ गया। अब सेकंड तो C/गामा का -2, इस तरीके से तुमको वैल्यू मिलेगी। तो यहां तक बच्चों हर एक इंसान को समझ गया? किसी भी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है यहां पे? जल्दी बताओ, क्या तुम में से किसी भी बच्चे को इतनू सा भी डाउट है यहां पर? मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा। अब चलो एक काम करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, ठीक है, और वो दिमाग से हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। अब क्या करोगे तुम? सारे के सारे जो यहाँ पे ये A B C सारा का सारा दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो तो 4.2, अब ये A/अल्फा वैसे ही आएगा, ये सब मल्टीप्लाई में है, सबके सब ये सब मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, फिर इसको ऐसे मत लिखो, एक काम, अरे देखो अच्छे से, यही लफड़ा होता है। चलो यहां देखो अभी, तो 4.2, अब देखो यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई A/गामा, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा ना, तो B का स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये C-2 और ये गामा -2, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब चलो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इनमें कर सकते हैं। ये C-2 वैसे ही रहने दो, और ये गामा है, ये R मत समझ लेना, ठीक है, ये गामा है, तो गामा -2 को ऊपर ले सकते हो क्या बच्चों? हाँ ले सकता हूं। देखो आ जाओ यहाँ पे, तो क्या करूंगा? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, पहले A/अल्फा लिख लो, A/अल्फा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर B² अपॉन बीटा, B² अपॉन बीटा का स्क्वायर,
और फिर क्या करोगे, ये गामा स्क्वायर -2 है ना, तो ऊपर जाके सिर्फ 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना तो याद होना चाहिए यार अब, ठीक है। और ये देखो ये गामा का सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक छोटी सी बात, क्या मैं ए बी सी को एक तरफ लिख लूं, ए बी का स्क्वायर सी -2 ऐसे लिख सकता हूं। देखो ए बी सी अलग कर लिया, और ये ऊपर ऊपर का सब मल्टीप्लाइड है, नीचे का अल्फा बीटा का स्क्वायर सिर्फ आ जाएगा, और ये गामा जो है ये 4.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये देखो, और ये देखो इस तरीके से आ गया। कुछ मैंने किया बच्चों, देखो गामा को 4.2 के साथ दे दिया, ए बी सी को एक तरफ लिख दिया, अल्फा बीटा को एक तरफ लिख दिया। अब बच्चों हमारे बुक में क्या बोला था क्वेश्चन में कि ऑल्सो जे डैश इज देयर यूनिट। देयर मतलब जो दूर से आए हैं, वो सिविलाइजेशन वाले जो आए हैं उनकी यूनिट है जे डैश, और हमारी यूनिट में जे क्या है 1 जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और उनकी यूनिट में जे के जगह में जे डैश है, तो उनकी यूनिट मिल गई ना हमको। तो ए बी का स्क्वायर देखो सेम टू सेम दिख रहा ना। देखो बच्चों हमारे में 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड -2 है, तो उनके में क्या होगी, उनकी ये ए बी सी उन्हीं की यूनिट थी ना, इज देयर यूनिट, ठीक है, उन्हीं की यूनिट है ना। तो ए जे डैश ए बी देखो सेम टू सेम दिख रहा है ना, तो क्या मैं इसके जगह में 4.2 गामा का स्क्वायर अल्फा बीटा का स्क्वायर और यहां पे जे डैश लिख सकता हूं। दिस विल बी 1 कैलोरी। उनके में इतनी यूनिट होगी, इतनी यूनिट उनके में होगी। समझा अच्छे से? यहां पे लिख दो अगर तुमको लिखना ही है कि जे डैश, तब उनके में इतना होगा, उनके में इतना होगा जे डैश। समझा अच्छे से? इतनी यूनिट होगी। तो बस यही तो कैलकुलेट कर रहा था। देख लो तुम्हारी बुक में यूनिट का खेल है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी बच्चों, सिर्फ यूनिट था। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि बचपन से तुमने वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन किया है, ये यूनिट्स के ऊपर खेल था, इसलिए थोड़ा सा अलग अजीब लग रहा है। देखो तुमको इतना लग रहा होगा सिंपल तो है, लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा है, यही चीज होगी। सिंपल तो दिख रहा है लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अब तक ये तुम्हारा ब्रेन जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने हमेशा कैलकुलेशन नंबर पे किया है और ये पहली बार हम यूनिट पे कर रहे हैं। तो कम से कम 4 से 5 बार देखो, तो ब्रेन को ट्रेन करोगे तो समझ जाएगा। देखो यही बात है ना, सिंपल तो है पर समझ नहीं आ रहा। सबको यही लग रहा होगा, सिंपल तो लग रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा है, यही चीज हो रही होगी। तो मतलब ब्रेन तुम्हारा आदी नहीं है उस चीज के लिए, उसको रिपीट करो बार बार तो ब्रेन को आदत लग जाएगी, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। समझा कितना आसान था क्वेश्चन? एकदम चिंदी था। हमने जस्ट उनकी जो सिविलाइजेशन वाले आए थे उनकी एबीसी मान लिया, जो वैल्यू दिया है उसको 1 जूल में यहाँ पे जूल से पुट करके कितना चिंदी से सॉल्व कर लिया, सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हमको देखो इस तरीके से, और ये वैल्यू जो मिली वो उनकी जे डैश दिया हुआ है, वही चीज यहाँ पुट करके, वही इतना ही आंसर है, बस कुछ कर ही नहीं सकते आगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। तो ये हमारा था सॉल्व्ड एग्जांपल पेज नंबर 7 और 8 में जो दिया हुआ है। अब पेज नंबर 8 में बच्चों लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन दिया हुआ है, वो हमने छोड़ दिया था पिछली बार। तो चलो अब हम उसको सॉल्व करेंगे कि लिमिटेशन क्या है। अब ये थियोरेटिकल टॉपिक गाइस शुरू हो गया, तो ये टॉपिक में मैं लाइन टू लाइन रीड करके पढ़ा सकता हूं, क्योंकि लिमिटेशन में क्या लिखाऊंगा मैं, तो इसीलिए इसको सेम टू सेम आपको याद करना है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, हर एक बच्चा समझने की कोशिश करेगा। तो लिमिटेशन में क्या है बच्चों, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि सब कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया लेक्चर नंबर 4 का डायमेंशन निकालने तुमको आता है ना, क्योंकि वो जेई नीट और एमएसटी सीटी के फिजिक्स लेवल में डायमेंशन आता है। तो हर बच्चे से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिखो कि हाँ भैया आपका लेक्चर 4 हमने देखा और हमें डायमेंशन अच्छे से समझा। लिखो सब लोग, अगर तुमने देखा है, तुम्हें समझा है डायमेंशन तो लिखो, और उसकी प्रैक्टिस भी करना। मैंने होमवर्क भी दिया था, बहुत से बच्चों ने लेक्चर नंबर 4 में होमवर्क बताया था, पोटेंशियल एनर्जी या किसी का तो दिया था, तो बच्चों ने होमवर्क भी सॉल्व किया। मैं बहुत खुश हूं कि लोग देखते हैं पूरा वीडियो लास्ट तक। तो अब तुम कमेंट करना, कमेंट करो वीडियो में, इसी वाले वीडियो में, कि हाँ भैया हमने लेक्चर नंबर 4 का डायमेंशन अच्छे से पढ़ा है, हमको समझ गया। इतना डिटेल में तो हमें कहीं नहीं समझा, हमारा ऑफलाइन में भी नहीं समझा। तो अगर तुम्हें सच में समझा तो लिखना, ये नहीं समझा रहेगा तो लिख देना कि भैया हमें नहीं समझा, वापस बताओ। बट इसीलिए कहता हूं कि कम से कम 4 से 5 बार वीडियो देखो फिर वो वाली डायमेंशन की, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझेगा यार। और जिसको लेक्चर 4 नहीं समझा ना, समझ जाना कि वो लेक्चर 1 देखा नहीं है अच्छे से, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा उसने अच्छे से, इसलिए उसको लेक्चर 4 नहीं समझा, गारंटीड है। तो इसीलिए देखो अच्छे से, और थोड़ा अच्छे से देखने का मतलब ये होता है कि जो मैं लिखवाता हूं ना, जो मैं पढ़ाता हूं उसको नोट डाउन भी करना होता है, उसकी एक थोड़ा दिल से, शिद्दत से। लोग कहते हैं कि YouTube में डिटेल में नहीं पढ़ाते, कौन कहता है यार? मैं बंदा हूं, मैं यहाँ पे पूरे ठाणे मुंबई में रहता हूँ, 4 ऑफलाइन क्लास रन कर रहा हूं मैं, और वहां पर भी पढ़ाता हूँ। लोग बच्चे मेरे ऑनलाइन में देखते हैं, मेरे ऑफलाइन में आके बैठते हैं, मेरे फिर डाउट्स पूछते हैं और ऑनलाइन में मेरे से पढ़ाई करते हैं।
ऐसा हो रहा है। तो यू विल नॉट बिलीव कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन मैं नहीं देखता, कोई और टीचर देखता होगा कि लुल्लू पुल्लू थोड़ा मोड़ा पढ़ा के निकल लिया, इधर डिटेल में हो रहा है। और जो बच्चा मेरी वीडियो डेली देख रहा है ना, उसको पता होगा कि मेरे वीडियो की क्वालिटी कैसी है। पावर पैक्ड लेक्चर है। मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि यस मैंने किया है, तो मैं बताऊंगा कि मैंने किया है। और तुम्हें भी फील होता होगा, नहीं होता होगा तो कह दो कमेंट में कि नहीं समझा, या जो भी है आप फ्री हो कहने के लिए। मैं उसको और इम्प्रूव करूंगा। मैं ऐसा बंदा हूं कि मुझे बुरा नहीं लगता, किसी ने कुछ कहा ना मैं उसको और इम्प्रूव करूंगा धमाकेदार तरीके से। तो देखो एक बार, समझो, नोट्स बनाओ, पढ़ने का तरीका क्या होता है। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, कैसे 11वीं की पढ़ाई करें, ठीक है, धमाकेदार तरीके से। तो चलो अब गाइस आगे बढ़ते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, चलो देखो अच्छे से। तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि द वैल्यू ऑफ, अब डायमेंशन तुमको आता होगा, लेक्चर नंबर 4 देख के आओ तभी डायमेंशनल लिमिटेशन समझेगा। अब डायमेंशन नहीं है तो लिमिटेशन कैसे समझेगा? बहुत ही सिंपल है वैसे भी। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। अब ये टॉपिक बच्चों तुम्हें तभी समझ में आएगा, ये टॉपिक तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमको याद होगा कि हमने TLG करके 3 चीजें ली थी डायमेंशन की यूजेस नंबर 2 में। लिया था कि नहीं लिया था बच्चों? हमने प्रूफ भी किया था कि T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। तो हमने उसमें देखा था कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LG। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। नहीं देखा, लिखा भी नहीं नोट्स में। अब क्या वीडियो देखने जाओगे? जो टॉपर, जो कम से, अब देखो, अब मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जिसने देखा है वीडियो, तो जिसने देखा है वीडियो उसने नोट्स बनाई होगी। तो वीडियो मत देखने जाओ, नोट खोल लो अभी तुरंत उस टॉपिक की। ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ाई ऐसे करते हैं। मैं ये पढ़ा रहा हूं तो वो टॉपिक की नोट खोलो। अब यहां पे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LG दिख गया, तो इसको कैसे हमने सॉल्व किया था? T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके और LG, वेयर K वॉज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था ये K हमारा, था कि नहीं था? तो K जो था हमारा ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इस K की वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। ध्यान से देखा था हमने, K के जगह में डायरेक्टली बच्चों 2 पाई ले लिया था। हमने बोल दिया कि K एक्सपेरिमेंटली सॉल्व होगा और इसकी वैल्यू 2 पाई आएगी। ये थियोरेटिकली नहीं सॉल्व कर सकते। देखो फिजिक्स में कभी एक्सपेरिमेंट और थियोरी दोनों की तरफ से प्रूफ किया जाता है चीजों को, तब किताब में लिखी जाती है। तो K की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से सॉल्व होती है। हमने लिखा भी था, याद है क्या? लेक्चर नंबर 4, ठीक है। 1 घंटे के बाद वो वीडियो, ये टॉपिक है, जब हमने डायमेंशन पढ़ा था फिर उसके यूजेस पढ़े थे। तो K, तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। मतलब कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चल सकती है, प्रैक्टिकली नहीं, और थियोरेटिकली नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। समझा ना बच्चों क्या कह रहा हूं? आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस एज दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। तो कभी भी तुम 3 चीजों की डायमेंशन कभी नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लो अगर दे दिया कि, अगर मान लो दे दिया कि अल्फा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का डायमेंशन नहीं निकलेगा। फिर एक्सपोनेंशियल बोलेगा तो a⁻² या e⁻x, तो इस टर्म का कभी भी तुम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। एक्सपोनेंशियल टर्म मैथ्स में ऐसे होता है। देखो फिजिक्स को बिना मैथ्स के नहीं समझ सकते। मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ फिजिक्स। हमारे न्यूटन बाबा ने फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स बनाया था। मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ी जाती है कि फिजिक्स से समझ में आए। ध्यान देना अच्छे से। लॉगरिथमिक कंटेंट मतलब log x, ऐसे log y लॉगरिथमिक फंक्शंस ऐसे। तो इन क्वांटिटी का कभी भी डायमेंशन नहीं होता। तो 2 लाइन सीख लिया, 2 लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन क्या है कि कभी भी जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट से सॉल्व कर सकते हो, उसका डायमेंशन कभी नहीं निकलता। कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशन लेस होता है। दूसरा, हमारा जो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, देखो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ये ऐसे e⁻x e⁻y होते हैं ना, ऐसे 10⁵ ऐसे वाले वैल्यू। तो ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कभी भी डायमेंशन नहीं निकलता, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। तो बच्चों यहां तक का सब कुछ आपको समझा है अच्छे से? किसी को कोई डाउट है? मतलब बस इतना याद रखो कि सेकंड लिमिटेशन यही है कि तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का कभी भी डायमेंशन नहीं निकाल सकते। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो तुम उसका डायमेंशन सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट कर सकते हो।
चलो सेकेंड मेथड, हमारा थर्ड मेथड क्या है कि कोई भी ऐसा मेथड जो भी याद है ना, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो बच्चों जो ये मेथड बताया जाने वाला है अभी तुमको थर्ड वाले में, थर्ड टॉपिक में, तो ये कभी भी यूजफुल नहीं होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए अगर वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है तो मतलब कि यहां पे कहता यह है कि हर एक कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता। हमने इसके पहले पढ़ा ना पॉइंट 1 में कि कांस्टेंट मोस्टली डायमेंशनलेस होती हैं, बट हर एक कांस्टेंट कभी भी डायमेंशनलेस नहीं होता। प्रूफ क्या है इसका? तो देखो बच्चों, तुमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास और वो एक दूसरे को बाय फोर्स F खींचते हैं और D इनके बीच का डिस्टेंस है, इसका मास m1, इसका मास m2। साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में तुमने पढ़ा था, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी आने वाला है। और वही सेम फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के स्क्वायर को। अब जिसने मेरी वीडियोस 10th में देखी होगी उसको यहां काम आएगा। अब तुम यहां पे एनिमेशन 3D देख के आओगे तुम्हें थोड़ी समझेगा, तो याद है तो अच्छी बात है, याद है तो आबाद कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या मिला था कि इट इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, ये हमें मेन फॉर्मूला मिला था। तो इसमें बच्चों जो ये g है इसको क्या कहते थे हम लोग? इसको हम लोग कहते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए, बट इसका डायमेंशन होता है। तो वही चीज यहां दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू masses and inversely proportional to the square of distance between them. This is the illustration. and जो g की वैल्यू है, ये g की वैल्यू इट इज द ग्रेविटेशनल, g इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका डायमेंशन होता है। निकालोगे तो मिल जाएगा। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं? चलो तुम सबके लिए होमवर्क, g का तुम लोग मुझे डायमेंशन बताओ कितना होगा, g का डायमेंशन तुम बताओगे। चलो आ जाओ मैं निकालता हूं, ठीक है। g का डायमेंशन तुम मुझे बताओगे तो बच्चा फॉर्मूले से ही मिलता है। तो g m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर है ना, तो जहां पे g की वैल्यू क्या आएगी f d का स्क्वायर अपॉन m1 m2। चलो अब इतना कर दिया, अब आगे तुम g का डायमेंशन निकाल के दिखाओगे मुझे, ठीक है। ध्यान देना, मैं निकाल के दूं क्या? चलो मैं निकाल देता हूं, तुम लोग लुल्लू मुल्लू लोग, ठीक है। देखो बच्चों, तो दो ऑब्जेक्ट हमने लिया था, दोनों का मास m1 m2 था, ठीक है, मासेस, और बीच का डिस्टेंस d है। ध्यान देना, डिस्टेंस d है मतलब लेंथ है ये, और ये वजन है, मास है, और इनके बीच का फोर्स है, ये F फोर्स है, ठीक है, g कांस्टेंट है। तो चलो बच्चों फटाफट निकालते हैं। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स पहले मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका भी फॉर्मूला निकालो, है ना, और फिर d स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, और ये m1 m2 ऐसे ही रहने दो। अब सारी यूनिट लिखो, अब क्या करो, अब यूनिट्स लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है? kg। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। d का यूनिट क्या होता है? मीटर, क्योंकि d डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा ना, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, ठीक है। उसके बाद m1 m2 क्या है? kg। तो एक बार kg फिर एक बार और kg, क्योंकि इसका है और इसका। अब आगे सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो kg इक्वल लिख लो, kg मीटर, और ये सेकंड को मैंने ऊपर ले लिया -2, और ये m स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा? kg का स्क्वायर। तो बच्चों अब इसको भी ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, इसको भी, ये समझा ना कैसे है? इसको यहीं पे ऊपर लिया, ऊपर नीचे लेना आना चाहिए, लेने नहीं आता यहां देखो। तो kg मीटर सेकंड, और ये मीटर। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा और एक काम कर देते हैं, बेस सेम पावर ऐड, तो ये क्यूब हो जाएगा, और ये -2 है, ये ऊपर जाएगा तो kg -2 हो जाएगा। चलो इस तरीके से आ गई वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। अच्छा ये kg घास चरेगा यहाँ पे बैठ के, यहाँ से काट देता यार मैं, चलो कोई ना। तो kg बेस सेम पावर ऐड, तो देखो यहाँ पे, तो kg और बेस सेम ना, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 + -2, यानी कि kg एक्स्ट्रा लेवल हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? kg -1। समझा अच्छे से क्या आ जाएगा? ध्यान देना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसको गायब कर दो। नहीं समझा ये कैसे आया? नहीं समझा? यहाँ से काट दो चुपचाप, तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगा। kg, अरे भाई ये kg ऊपर गया था ना, तो -2 हुआ था, तो बेस सेम तो पावर ऐड होता है, तो 1 + -2, तो प्लस माइनस माइनस, 1 में से मतलब 2 में से 1 गया 1, तो बड़ी संख्या के बड़ी नंबर के पास माइनस है, तो kg -1, तो kg -1 यहाँ पे आ जाएगा। समझा? kg -1 और mm का m का क्यूब और s -2,
ये आएगा फाइनल। नहीं समझा तो चुपचाप एक काम करो, समझा ही होगा सभी को, केजी काट दो तो नीचे सिर्फ एक केजी बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा m-2 मीटर का स्क्वायर। एक काम करो ना, ऐसे भी मत करो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, मीटर क्यूब, ओ शिट, देखो यहाँ पे मीटर का क्यूब और s-2 और नीचे सिर्फ एक केजी है, क्योंकि एक का ये स्क्वायर था ना और यहाँ पे एक था तो एक कट गया। अब ये केजी कुछ नहीं तो 1 है तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा मीटर का क्यूब s-2 kg-1। अब इसका डायमेंशन लिख दो, तो LMT, तो L मतलब लेंथ कितना है, मीटर क्यूब आएगा। M मतलब मास होता है, तो मास की यूनिट केजी कितना है, -1 है। T मतलब टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये -2 आ जाएगा, सेकंड -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। जिसका डायमेंशन निकालना होता है उसको एक साइड में रखने का, बाकी सब फॉर्मूला एक साइड, फिर सारे फॉर्मूला का यूनिट लिखने का, और यूनिट लिख के लास्ट तक कट पिट करते जाओ जब तक ऐसा सीधा ना लिख जाए। अपॉन में कभी नहीं रखने का, सीधा लिखने का, और फिर डायमेंशन लिखने का, कभी गलत नहीं होगा तुमसे। जब तुम बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तब तो तुम इसके बाद ही सीधा डायमेंशन लिख पाओगे, सीधा। जिसको पता होता है ना कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास मतलब यूनिट क्या होता है, MA, देन कैसे कैसे निकालते हैं, तो वो फटाफट कर लेता है जिसको प्रैक्टिस बहुत होती है। प्रैक्टिस बहुत करोगे तो तुमको आने लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। समझा बच्चों कैसा है, कोई गलती तो नहीं दिख रही ना। मीटर क्यूब s-2 kg ऊपर गया, नो गलती, परफेक्ट है। तो ये हमारे डायमेंशन का जी का डायमेंशन है। अपने दोस्तों को बोलना, जो दोस्तों ने 50,000 रुपए ऑफलाइन ट्यूशन में भरा होगा, उसको बोलना चल बेटा एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करके दिखा, बड़ा है तेरे पास दिमाग तो। बोलना बेटा तूने साइंस 1 के चैप्टर 1 में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, बोलेगा हाँ पढ़ा था। बोला चल बेटा इसका डायमेंशन निकाल के दिखा, 10 रुपए दूंगा तुझे। और नहीं निकाल पाया तो तेरे 50,000 पानी में, और नहीं निकाल पाए तो चल आजा पढ़ ले न्यू इंडियन एरा के साथ, क्लास 11th बाय न्यू इंडियन एरा खोल और वहां पढ़ना शुरू कर, तो वो शुरू करेगा पढ़ना। सबको ऐसे ही बोलो जाके, ठीक है। चलो और बताओ, अगर वो जरा पूछो तुम लोग तुम्हारे दोस्तों को, और वो बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, कमेंट में आके बताना मुझे। पढ़ लो आप अच्छे से, पहले आप निकालना सीख लो, 1-2 बार इसको देखो, अच्छे सीखो तुम लोग, तुम ट्रेंड हो जाओ, और फिर अपने दोस्तों को पूछो जो पैसा भर दे। और फिर जब उनको नहीं आएगा ना तो फिर वो उनका मुंह कैफा था और उनका फीलिंग कैसी थी जब तुम बताते हो कि तू पैसा भर के पढ़ा और मैं फ्री में पढ़ के आया है, तब तुम कमेंट में एक्सपीरियंस अपना लिख देना कि भैया ऐसा ऐसा आज हुआ, उसको कुछ नहीं आया, तो लिख देना कमेंट में, अच्छा लगेगा मुझे भी पढ़ के। चलो अब चौथा पॉइंट है हमारा, जो कि हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है आई थिंक लिमिटेशन का, कि इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन, it is not possible to know about their presence using the dimensional equation. For example, अच्छा ये क्या कहता है, आ जाओ मैं यहां समझाऊंगा। देखो बच्चों, हमने डायमेंशन का पहला यूज देखा था करेक्टनेस वाला। हमने देखा था कि v = u + at जो है, v = u + at, इनमें कितने टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो हमने देखा था कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा। हमने देखा था ना कैसे पता करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है कोई इक्वेशन की नहीं। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तभी होगा बच्चों जब इसके सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम टू सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल v, तो v का ms होता मतलब मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको ऐसे लिखो, मीटर पर सेकंड। लिखने का तरीका मीटर s-1, डायमेंशन आएगा, लेंथ होता है 1, टाइम होता है -1, ठीक है। टाइम डायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया, अब समझा ना। मास क्यों लिखूं जब केजी है ही नहीं, तो u क्या है, u भी वेलोसिटी होती है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर s-1, तो इसका भी सेम टू सेम डायमेंशन आ जाएगा L1t-1। चलो इसका देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 80, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का सेकंड होता है, तो ये इससे कट जाएगा। अरे 80 ना भाई, 80, तो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t का s, तो आगे क्या मिलेगा, मीटर और अपॉन s, मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब सेम टू सेम इन्हीं के जैसा मिल रहा है, तो इसका भी यूनिट क्या आएगा, यही आएगा। तो बच्चों देखो तीनों का यूनिट सेम आया ना, मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये हमारा डायमेंशन का पहला यूजेस था, यही था प्रूफ। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, पढ़ा भी था हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी,
यही था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ध्यान देना, जिसे हम कहते थे डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं। तो अब ये लिमिटेशन क्या कहता है कि कभी कभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम इसका सॉल्व करो, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2at का स्क्वायर, इसका सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कोई भी डायमेंशन इक्वल होता ही नहीं है। तो कभी भी कोई तो डायमेंशन ऐसा होगा जो इक्वल होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान लो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ का सिर्फ यहां पे L1 आ जाएगा, L1, और इसका क्या आएगा L1t माइनस यहां पे 1 आएगा, क्योंकि ut का तो वही आता है ना। अच्छा नहीं 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 रुको, यहां पे क्या आएगा ut का, देखो ut का तो मीटर पर सेकंड, और t मतलब क्या होता है, सेकंड ही होता है, तो सेकंड सेकंड कैंसल, मीटर, तो इसका भी L1 आएगा। अच्छा इसका क्या आएगा, at का स्क्वायर है ना, तो देखो इसका क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा हमारा यहाँ पे, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टाइम है यहाँ पे देखो अच्छे से टाइम, तो टाइम का भी सेकंड होता है, तो ये अच्छा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ टाइम का सेकंड होता है लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, सिर्फ मीटर, तो इसका भी यूनिट L1 आएगा। तो बच्चों ये कहा जा रहा है कि देखो तीनों का इसका भी सेम टू सेम आ गया। आई थिंक हमने इसके पहले वाले में मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने बोला था नहीं आएगा, शायद ऐसा बोला था मैंने, बट अभी मैंने निकाला तो आ रहा है, तो मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। आई थिंक आपने पूरा वीडियो चौथा लेक्चर नंबर 4 देखा होगा तो समझा होगा आपको क्या कह रहा हूं मैं। तो s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2at का स्क्वायर जो है ये L1 सबका सेम है, मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो लिमिटेशन क्या कहती है कि क्यों इसका निकालना, सिर्फ इसका और इसका निकाल के अगर समझता है ना कि सेम है तो भी हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। वही चीज यहां दिया हुआ है, कहां गया भाई, यहां दिया हुआ है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल विद द स्टैंडर्ड सिंबल द इक्वेशन s इक्वल टू 1/2at का स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट, हाउएवर द कंप्लीट इक्वेशन इज ये है, भले फिर भी अगर सिर्फ तुम इसका निकाल लो और इसका निकाल लो सेम आ रहा है तो मतलब पूरा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसका नहीं भी, इसका क्यों चेक ही क्यों करना, चेक करोगे तो सेम ही आएगा। यही है लिमिटेशन, समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। तो बच्चों ये था हमारा लिमिटेशन और डायमेंशन का टॉपिक, यहां से होता है समाप्त। अब हम शुरू करेंगे एरर। अभी तक हम लोग, हमारा न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लग जाता है ना क्योंकि मैं डिटेल में समझा देता हूं, तो हमारा अब तक सॉल्व्ड एग्जांपल का जो टॉपिक था बच्चों वो हमारा क्लियर हो गया, और हमारा जो बाकी का सारा टॉपिक था वो भी सब क्लियर हो गया। अब हमारा कौन सा बचा, हमारा एरर शुरू होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एरर की पढ़ाई, ठीक है। चलो तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एरर कि आखिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब जो टॉपिक बच्चों शुरू होने वाला है ये टॉपिक बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही यूजफुल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। इस बात को मैं अभी से कह देता हूं। देखो भाई, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जो ये नया टॉपिक शुरू होने वाला है, इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से हर एक बच्चा समझे। आई थिंक तुम्हारे पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। पेज नंबर 8 में 1.7 टॉपिक को देखना शुरू करो बच्चों, सभी लोग, ठीक है। उसी टॉपिक को सब बच्चे देखना शुरू करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हारा अच्छे से क्लियरिटी आएगी माइंड में और तुम बेस्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, एक मिनट, चलो अभी, हाँ, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड मेजरमेंट। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो बच्चों ये जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इस टॉपिक की शुरुआत से पहले मैं बता दूं कि अब से हम जो भी पढ़ेंगे वो सब प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तुम्हारे फायदेमंद है। तुम्हारे कॉलेज में जितने भी फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं, तुमने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज ऐसा घुमा के बीच में ऐसा डाल के ऐसा, वर्नियर कैलिपर, इन सारे डिवाइसेस को अपने कॉलेजेस में देखा होगा प्रैक्टिकल में। वर्नियर कैलिपर 0.0 मीन डिस्टेंस मेजर करते हो, है ना, ऐसे बहुत सी चीजें तुमने देखी होगी। देखा है कि नहीं देखा है? तो इन्हीं चीजों की अब हम पढ़ाई करेंगे थियोरेटिकली। तो इनको मैं अभी तुम्हें बता दूंगा सब क्या होता है, तो बाद में तुम जब प्रैक्टिकल करोगे तो मीन डिस्टेंस, एब्सोल्यूट एरर, ये सब तुम्हें पहले से आ जाएगा। तब तुम बोलोगे कहाँ से पढ़ के आता, इतना सारा प्रैक्टिकल अच्छे से कर रहा है। ठीक है, सारे प्रैक्टिकल के फॉर्मूला पहले से मालूम है। उनको क्या पता कि सब अपनी किताब में ही लिखा होता है, लेकिन टीचर पढ़ाता ही नहीं है और बच्चे पढ़ते भी नहीं है। प्रैक्टिकल में फिर बोलते हैं आता कहाँ से है, यही तो होता है। तो मैं सब सिखा दूंगा। चलो तो अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। एक एक टॉपिक प्रैक्टिकल के लिए बहुत फायदेमंद है और थियरी में तो एग्जाम में आता ही है बोर्ड में, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत फायदेमंद होगा 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो पढ़ लो इसको, वरना 12th में लफड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चा
जो टॉपिक है हमारा नया टॉपिक टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो मैं इस टॉपिक को हटा देता हूं और आता हूं सीधे मुद्दे पे। तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन क्या होता है और अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो बच्चों देखो, जब तुम कभी तो प्रैक्टिकल किए रहोगे, एक दो प्रैक्टिकल हुआ रहेगा आपका कॉलेज में, नहीं हुआ तो करोगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो बच्चों जब तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो वहां पे लेंथ मेजर करना, एक्यूरेसी मेजर करना, वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस, लेंथ, पट्टी, स्केल, कुछ तो होगी टेबल में, कुछ तो किए रहोगे यार जीवन में, ठीक है। तो जब तुम करते हो तो तुम्हारी गलतियां बहुत आती हैं। देखो, जब तुम थियोरेटिकली मान लो किसी चीज को सॉल्व किया तुमने, अब जैसे कि मान लो अर्थ से सन का डिस्टेंस तुमने मेजर किया थियोरेटिकली बुक के ऊपर, तो तुमको कुछ तो मिल गया जो भी होगा, ठीक है। अब जब तुम रियल में लेके मीटर स्केल से नापना शुरू करो, हाँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो कुछ तो 1-2 मीटर इधर उधर हो जाएगा ना यार, 1-2 मीटर तो इधर उधर हो ही जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब जैसे कि तुमने देखा होगा कि जब हम थियोरेटिकली डिस्टेंस ऑफ लाइट मेजर का, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, लिख याद होगा शायद तुम्हें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट जब उसको प्रैक्टिकली मेजर करते हैं तो कुछ 299985467 ऐसा कुछ तो आता है नंबर, है ना, 299। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये एरर होता है, एरर, इसी को कहते हैं एरर। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। ये कभी भी जब हम एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करते हैं वो 100% एक्यूरेट आना चाहिए। लेकिन बच्चों वो क्या होता है ना कि जो हमारे डिवाइस होते हैं, तुम्हें लगता है कि क्या वो डिवाइस ही गलत होगा। तो अब मान लो मशीनों के थ्रू बनता है वर्नियर कैलिपर, तुमने देखा होगा तुम्हारे कॉलेज में यार वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, नहीं देखा तो कल कॉलेज जाके प्रैक्टिकल में देख के आओ। तुम्हारा प्रैक्टिकल नहीं भी रहेगा ना, घुस जाने का प्रैक्टिकल में, सर मेरे को वर्नियर कैलिपर दिखाओ किधर है, स्क्रू गेज किधर है सर, मेरे को पहले देखने का, पैसा भरा है कॉलेज में बोल के आने का सीधा, ठीक है। चलो, जब तुम उसको देखोगे ना तो उसकी हल्का मोटा होता है वो, जहां तुम रख के सामान मेजर करोगे। जो स्केल होती है वो भी हल्की मोटी होती है। हो सकता है कि मशीन से गलती हो गई हो बनाने में, तो इनमें प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। हो सकता है कि कभी कभी जो तुम्हारी स्केल में वो सेंटीमीटर की लाइन होती है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गई हो, तो उससे भी तो एरर आ सकता है। तो ये प्रैक्टिकल में ऐसे एरर आते हैं बच्चों। तो अब हम एरर की पढ़ाई शुरू करने से पहले जानेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब क्या है। अनसर्टेनिटी मतलब वो होता है, हिंदी मराठी मीडियम के बच्चों को बता दूं या सेमी मराठी मीडियम, कि हम जो नहीं चाहते कि गलती हो फिर भी वो गलती हो जाती है, जिसे हम कभी रोक भी नहीं सकते, ये गलती। चलो आ जाओ, एक्यूरेसी क्या है कि ऑल द मेजरमेंट में बी एक्यूरेट। ये लाइन समझा क्या लिखा है कि सारे मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकते हैं, बट मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग दैट द मेजर्ड वैल्यूज आर द सेम एज द ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बच्चों कि जिस भी चीज को तुम फाइंड करने जा रहे हो, जिस भी चीज को तुम कैलकुलेट करने जा रहे हो, जिस भी चीज को तुम कैलकुलेट करने जा रहे हो, वो चीज की वैल्यू, जैसे कि मान लो सन से लेकर के जो अर्थ तक का डिस्टेंस है, मान लो वो 5 है, मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है। और जब तुमने फाइंड किया तो तुम्हें मिला 4.99999, मतलब तुम रॉन्ग हो। तो मतलब तुमने जब रियल में कैलकुलेट किया तो 5 था और थियोरेटिकली कैलकुलेट किया तो भी 5 आए, तो समझ जाना कि तुम ज्यादा एक्यूरेट हो। तो व्हाट इज एक्यूरेसी, जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है उसके ही इक्वल हमारी मेजर्ड वैल्यू भी होनी चाहिए। मतलब जो हम प्रैक्टिकली मेजर कर रहे हैं और जो थियोरेटिकली मेजर कर रहे हैं दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो हम एक्यूरेट हैं, 110% एक्यूरेट हैं। समझा, ध्यान देना। तो एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू। जो सच में प्रैक्टिकली जो मिलता है, जो सच में वैल्यू है किसी चीज की, किसी क्वांटिटी की, किसी फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ द एनी सब्सटेंस, लेंथ ऑफ द एनी सब्सटेंस, या फिर एंगल ऑफ द सब्सटेंस, कुछ भी, लेंथ, एंगल, यही सब था ना फिजिकल क्वांटिटीज। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है, लेक्चर नंबर 1 यार, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है किसी की और जो हम फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू कितनी आई, वही हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। अगर सेम टू सेम आई तो हम 110% एक्यूरेट हैं। तो किसी ने पूछा व्हाट इज एक्यूरेसी, ये तीनों लाइन लिख दोगे एग्जाम में, बहुत सुंदर। समझा भी दोगे एग्जाम्पल में, बहुत सुंदर। चलो अब बढ़ते हैं व्हाट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है।
तो देखो अच्छे से, एक्यूरेसी समझ गया ना, प्रिसीजन देखते हैं कि दीज, अब जो तुम वैल्यू मेजर करते हो, ये मैंने ऐसे ही बुक में से उठा के लिखा है, अब कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान दो तुम लोग, ये शब्द पे ध्यान मत दो। दीज मेजरमेंट में बी प्रिसाइज, कोई भी मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकता है, बट मीनिंग दैट, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझ गया रहेगा, हिंदी मीडियम को समझा रहा हूं मैं, प्रिसाइज का मतलब क्या है, मीनिंग दैट मल्टीपल मेजरमेंट्स गिव नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज, दैट इज रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। मतलब देखो कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी होता है कि जैसे कि सन से लेकर के और अर्थ तक का मेजरमेंट हम कर नहीं सकते प्रैक्टिकली, इम्पॉसिबल है। कौन जाएगा, हनुमान जी क्या हम लोग उड़ के चल भाई सुपरमैन है, आपको मेजर करेगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, और उतना बड़ा स्केल कौन लेके आएगा, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है कि हम रियलिटी में प्रैक्टिकल कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम बार बार थियोरेटिकली मेजर करते हैं। तो एक बार मेजर किया तो 4.98 आया, मान लो सपोज इनके बीच का डिस्टेंस जो है 5 है, सच्ची सच्ची बोलूं तो 5 है मान लो, ठीक है, मान लो 5 है सपोज। तो मैंने एक बार मेजर किया 4.99 आया, एक बार में 4.98 आया, एक बार में 4.8 आया, एक बार में 4.89 आया। तो ये जो सारे के सारे वैल्यूज आए हैं, है तो रियल में 5, बट रियल में 5 है तो 5 के जस्ट पास तक हम पहुंच रहे हैं, बट एग्जैक्ट 5 नहीं निकाल पा रहे। मतलब मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है यहां पे, लेकिन प्रिसीजन तो है ना, कि थोड़ा तो टच कर पा रहे हैं, थोड़ा आइडेंटिकल हमारी वैल्यू मिल पा रही है। इसलिए देखो जब मैंने पहला सॉल्ट एग्जांपल कराया था तो वहां पे शायद कोई वैल्यू 4.92 थी और मेरी 4.91 आई थी, तो बच्चों ने कहा था भैया आपका आंसर थोड़ा सा अलग है। अब इतना चलता है, थोड़ा सा एक्यूरेसी और प्रैक्टिकल में थोड़ा इधर उधर होता ही है वैल्यूज का, होने ही वाला है वो, तो इतना चलता है। तो यही है, मेरी वैल्यू मोस्ट प्रिसाइज थी, तुम्हारे बुक का आंसर 4.92 था, मेरा 4.91 आ रहा था, तो मेरा वैल्यू एक्यूरेट नहीं था, मेरा वैल्यू मोस्ट प्रिसाइज था। समझा अच्छे से? प्रिसाइज मतलब कि मैं जस्ट नियर बाय उस वैल्यू तक पहुंच गया, वो प्रिसाइज होता है। तो हमेशा बच्चों एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं मिलती, हमेशा प्रिसाइज वैल्यू मिलती है। अगर प्रैक्टिकल में तुम्हारी कभी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी ना, टीचर तुम्हारा प्रैक्टिकल बुक तुरंत देखेगा, ऐसा कैसे एक्यूरेट निकाल लिया इसने, और टीचर यही गलती पकड़ता है, क्योंकि टीचर के प्रैक्टिकल लैब में जहां तुम प्रैक्टिकल करते हो उसको पता होता है कि कौन सा वर्नियर कैलिपर का डिवाइस, क्योंकि वो बहुत बार उसी डिवाइस का यूज करके करते हैं प्रैक्टिकल। तो जब तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, मेरी बात सुन लो ध्यान से बच्चों, जब उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो उनको मालूम होता है कि कौन से वर्नियर कैलिपर से कितना वैल्यू आता है, या कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करने से कितनी वैल्यूज आती है। और अगर तुमने कभी कॉपी किया और छाप के याद करके गए थे इतना नंबर आएगा, और वही मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि प्रैक्टिकल के आंसर सेम होते हैं, तो वही सेम आंसर तुमने छाप के कॉपी करके लिख दिया, तो टीचर समझ जाएगा ये कॉपी किया है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो आएगी ही नहीं कभी, ये कैसे निकाल लिया एक्यूरेट वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू आ सकती है। समझा प्रिसाइज और एक्यूरेट में क्या फर्क है बच्चों? अब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा तुम्हारा। बहुत सुंदर। अब देखते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, मतलब ये जो गलतियां हो रही हैं, हम मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू निकाल नहीं पा रहे, तो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं हम? क्योंकि जो भी क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जो भी बच्चों हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो। अब जो भी वर्नियर कैलिपर वो हम हाथ से तो बनाते नहीं है, डिवाइसेस मशीन से बनती हैं, तो उनमें के वो बना रहा होता है जब मशीन डिवाइस को, तो कुछ इशू हो सकता है। मान लो पकड़ने वाला जो मोटा छोटा कुछ हो सकता है, जो सेंटीमीटर की लाइनें होती हैं थोड़ा बहुत इत्तू सा ज्यादा हो गई होगी या इत्तू सा कम हो गया होगा, तो हमको तो लगेगा वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन वो थोड़ा बहुत लफड़ा है, ठीक है, ऐसा होता है। तो वो सब छोटी छोटी गलतियां जब तुम रियल प्रैक्टिकल फिजिक्स का करते हो, रियल या साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये थोड़ी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ध्यान देना अच्छे से। स्किल ऑफ दैट पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। अब कुछ दिमाग से गया गुजरा है, भगवान ने भेजा लेकिन भेजे में भेजा डाल के नहीं भेजा, भगवान ने भेजा लेकिन भेजे में भेजा डाल के नहीं भेजा। समझा अच्छे से? तो ऐसा भी हो सकता है कि इंसान में ही प्रॉब्लम हो, डिवाइस में तो प्रॉब्लम है, इंसान में भी प्रॉब्लम रहेगी, तो कभी सही वैल्यू नहीं आएगी। द मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, मान लो अब भगवान ने क्वालिटी भी अच्छी दे दी इंस्ट्रूमेंट की, भगवान ने भेजे में भेजा डाल के भेज दिया, लेकिन जो मेजरमेंट कर रहा है वही गलत है। मेजर करना है लेंथ, मेजर कर रहा है वॉल्यूम, तो मेजर लेंथ करना है और मेजर कर रहा है वॉल्यूम बेटा, तो वॉल्यूम मेजर करके लेंथ कैसे मिलेगा तेरे को? ये तो वैसी हालत हो गई कि भैया 8 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में कैसे करें, या 10 घंटे की नींद 2 घंटे में भैया कैसे लें,
ये तो वही हालत हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। और चौथा पॉइंट है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब मान लो कि तुम अभी कोई केमिस्ट्री का टेम्परेचर वाला प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो बाहर का टेम्परेचर कम ज्यादा ठंडी गर्मी के मौसम में होता है, उसी हिसाब से तुमको भी मिलेगा। तो सेम प्रैक्टिकल अगर कोई बंदा ठंडी के मौसम में कर रहा है और सेम प्रैक्टिकल कोई बंदा गर्मी के मौसम में कर रहा है, तो उसको चेंज तो देखने मिलेगा। तो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो दीज आर दी अनसर्टेनिटीज, जो हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, इनके वजह से भी प्रिसीजन एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब शुरू करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। तो अब आ जाओ तुम अपने पेज नंबर, अभी किसमें है भाई, पेज नंबर 8 में ही है। चलो ठीक है, तो पेज नंबर 8 में ही तुम सब बच्चों को रहना है, पेज नंबर 8 में आ जाओ। तो एरर्स इन मेजरमेंट, चलो अब इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो बच्चों मेजरमेंट जब हम करते हैं किसी प्रैक्टिकल का, तो उसमें कौन से टाइप के एरर हो सकते हैं, अब हमें वो देखना है। तो कौन से टाइप के एरर हो सकते हैं, अगर हमें वो समझना है अच्छे से, तो चलो देखते हैं एक इंपॉर्टेंट बात कि कितने टाइप के एरर होते हैं। तो आज मैं पूरा लिखाता हूं, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, जितना तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वही लिखवा के दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहां पे। तो सबसे पहला जो एरर है बच्चों, दो टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट एरर होते हैं। सबसे पहला है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ये याद कर लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। और बच्चों सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेस, मतलब ये एरर क्यों होता है अभी बताऊंगा ये क्या होता है, रुक जाओ। तो इनके सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, चलो बताओ सोर्सेस क्या हैं इनके। तो तुम्हारे बुक में ही लिखा हुआ है कि इनके जो सोर्सेस हैं, तो सबसे पहला सोर्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट कि इम्परफेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टेक्निक, यानी कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बंदा उसी में प्रॉब्लम है। और तीसरा है पर्सनल एरर, तुमने खुद ही कुछ गलती कर दी, पर्सनल एरर है, इसको बता नहीं सकते कौन सा एरर है लफड़ा है। चलो तो ये पहले टाइप था सिस्टमैटिक एरर, जिसके अंदर 3 सोर्सेस थे। लास्ट है हमारा दूसरा है रैंडम एरर, इसके कोई टाइप नहीं है, रैंडम एरर आ गया, मतलब कि बस हो गया ये एरर हो गया, आप क्या कर सकते हैं, रैंडमली घुस गया, आप क्या कर लोगे। ठीक है, ऐसा है ये तो रैंडम एरर है बच्चों ये, इसको पूछो मत कैसे आया, ये बस आ गया, अब उसकी मर्जी थी आना था तो आ गया, रोक पाओगे क्या। चलो तो एरर्स इन मेजरमेंट में 3 तरीके के एरर। देखो बच्चों मैंने तुम्हारे बुक से ही लिखा ना ये नोट्स, मैं बुक में फिर देख के इसलिए बताया कि तुम भी देख के नोट्स बना पाया करो, तुमको वो एबिलिटी दे रहा हूं मैं कि एरर्स इन मेजरमेंट जो था ये 2 टाइप के थे। बुक में पढ़ो थोड़ा, पेज नंबर है भाई, पेज नंबर 9, 8 और 9, 8 में थोड़ा फदिया 9 में ऐसा। तो एरर्स इन मेजरमेंट में सिस्टमैटिक और रैंडम एरर में देखोगे तो सिस्टमैटिक एरर, फिर उसके अंदर 3 टॉपिक, और रैंडम एरर ऐसा दिया हो। तो इसी की पढ़ाई हमें करनी है, ऐसे ही तुम भी लिखा करो, पढ़ा करो, थोड़ा सा ही लिखो, अपने नोट में लिखो। अब इसके आगे तुम इंस्ट्रूमेंटल एरर में यहीं पे नोट्स लिख सकते हो, इसमें ऐसा लिख सकते हो, इसमें मेरे में जगह नहीं, तुम्हारे बुक में तो जगह रहेगी। ऐसे ही नोट्स लिखना होता है, अलग अलग से टॉपिक डाल के ऐसा नहीं लिखने का, नोट्स अपने जैसा बनाने का। अभी लिखा तो सिस्टमैटिक एरर क्या है, यहाँ पे लिखवाऊंगा, लिख डालना, फिर उसके अंदर सोर्सेस में क्या होता है वो लिख डालो, ये लिख डालो, ये लिख डालो, फिर रैंडम एरर में वही लिख डालो, इतने में टॉपिक खत्म। तो तुम्हारे बुक का सिर्फ इत्तू सा पार्ट जाएगा, ऐसे नोट्स बनाना होता है, समझा। चलो तो अब शुरू करेंगे सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक एरर। तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर क्या कहलाता है, सबसे पहले रीडिंग लाइन टू लाइन करूंगा, समझ जाना सब लोग अच्छे से। सिस्टमैटिक एरर्स आर द एरर्स दैट आर नॉट डिटरमाइंड बाय चांस but are introduced by an inaccuracy involving either the observer or the measurement। ठीक है, ध्यान देना चाहिए। inherent to the system, sources of the system error may be due to imperfect calibration of the instrument and the sometime imperfect method of observation। आधे बच्चों को समझ गया होगा। systematic error guys are that are not determined by the chance, मेरे को दिखने रहा, लाइट शाइन मार रही है, बट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इनएक्यूरेसी।
तो सिस्टमेटिक एरर ऐसा होता है बच्चों कि जो ऐसे अचानक से या जानबूझ के किया नहीं जाता है। ये ना जस्ट जो ये एक ऐसा एरर है कि जो इनएक्यूरेसी की वजह से आ जाता है। मतलब तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा सॉल्यूशन या आंसर आ रहा है वो इनएक्यूरेट है। तुम कहोगे कि ये सिस्टमेटिक एरर है, मतलब तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कि या तो तुम्हारे दिमाग के सिस्टम में प्रॉब्लम है कि तुम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि या तो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, डिवाइस में प्रॉब्लम है, या तो तुम्हारे सॉल्व करने के प्रॉब्लम जो टेक्निक है उसमें प्रॉब्लम है। तो मतलब कि सिस्टमेटिक एरर मतलब वो एरर बच्चों जो तुम तो नहीं चाहते हो, जो इनएक्यूरेसी कर देता है आंसर आने में। इनएक्यूरेट आंसर निकालना मतलब सिस्टमेटिक एरर। ये क्यों होता है? सिस्टमेटिक एरर क्यों होता है, क्या होता है, समझ गया ना? सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? जब तुम्हारा प्रैक्टिकल का आंसर इनएक्यूरेट आता है और ड्यू टू सिस्टम, नॉट बाय चांस, अब गलती से नहीं आ गया, तुम्हारा सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसलिए वो इनएक्यूरेट एरर आया है, एक्यूरेट नहीं है। ऐसे एरर को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, समझा? अब ये सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है तुम्हारा सिस्टम खराब हो, वही अनसर्टेनिटी लिख डालो सारा। हो सकता है तुम्हारा सिस्टम खराब हो सकता है कि तुम्हारे सॉल्व करने के टेक्निक में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि जो तुम मेथड यूज कर रहे हो वो मेथड ही गलत हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो एनीथिंग कैन बी। सिस्टमेटिक एरर जो है बच्चों, इसके बहुत से सोर्सेस हैं, मैंने वही तीनों सोर्सेस आपको लिखवाए थे, उन्हीं को आपको ध्यान देना है। तो उनमें से सबसे पहला सोर्स है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब यहां लिख देता हूं कि सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर लिख देता हूं, वरना तुम लफड़ा करोगे बाद में, वही वापस से अगेन लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखाया था। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहला सिस्टमेटिक एरर क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में ही तुम्हारे प्रॉब्लम है। गाइज मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, मेरी हैंड राइटिंग कैसी है ये बताना थोड़ा सा। एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एरर ड्यू टू, अब ये सब थियरी है यार। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब एक्सपेरिमेंट करने नहीं आता सामने वाले बंदे को, तो एरर तो आना बनता ही है भाई। ठीक है, लास्ट टॉपिक है पर्सनल एरर। चलो मेरी हैंड राइटिंग बाप रे बाप जैसी भी है ठीक ठाक है, चलो कोई ना, अब तुम बोलोगे खराब है तो भी मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ। ठीक है ठीक है, कुछ नहीं। इंस्ट्रूमेंटल एरर पहला हम टाइप पढ़ेंगे। अब देखो यही पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, पढ़ लो यार खुद से भी। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल एन इनकरेक्ट जीरोइंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विल लीड टू सच काइंड ऑफ एरर। मतलब कि एक ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता हो, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो जब तुम उसका कैलिब्रेशन करोगे, मतलब कैलकुलेशन या उसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट से जितने भी प्रैक्टिकल करोगे सब गलत आएंगे, कोई भी आंसर करेक्ट आएगा ही नहीं। समझा, ध्यान देना। तो जीरो ऑफ द थर्मोमीटर, फॉर एग्जांपल तुम थर्मोमीटर से किसी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो टेम्परेचर मेजर करने के टाइम पे जीरो से शुरू होता है टेम्परेचर। तो मान लो उसका जो जीरो है वो गलत जगह पे उस डंडे, जो नहीं कि थर्मोमीटर होता है, देखा जीवन में थर्मोमीटर प्रैक्टिकल लैब में, तो वहां पे जीरो लिखा है, जहां पे वो जीरो ही गलत जगह पे प्रिंटेड है, डिवाइस में गलत प्रिंटिंग हो गई है जीरो की, नीचे ऊपर होना चाहिए, कहीं गलत में लगा है, तो उसका आंसर रॉन्ग आएगा। तो जीरो ऑफ द थर्मोमीटर नॉट ग्रेजुएटेड एट अ प्रॉपर प्लेस, दिस इज द डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट। तो एग्जांपल में याद रखो। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो दिस इज एन एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग। अब मान लो जैसे कि तुमने एक्सपेरिमेंट तो किया, तो टीचर कहता है ना कि चलो सेटअप कर फटाफट, तो सेटअप करते तो एक वो गोटियां रहती 2-3 है ना, उन गोटियों का डिस्टेंस मेजर करते हैं अपन लोग, डेंसिटी मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से, है ना? करते हो कि नहीं करते हो यार? ठीक है, क्या गुंडा बनोगे? नहीं भी करते हो तो प्रैक्टिकल में करोगे, टीचर के जाके आज तो पूछ के रहो प्रैक्टिकल में, अब दिखा मेरे को किधर है वर्नियर कैलिपर। बार बार प्रशांत भैया चिल्ला रहे 50 बार को देख के रहना है, आज स्क्रू गेज किधर है, वर्नियर कैलिपर किधर है, ऐसे जितने भी थर्मोमीटर दिखाओ मेरे को, कैलोरीमीटर दिखाओ मेरे को। हाँ देख के आने का, तुम लोग पैसा भरा है कॉलेज में, फोकट में पढ़ाई करते क्या अपन? देख के आना कसम से, कमेंट में लिखना सर आज हम गए प्रैक्टिकल में मस्ती किया, खूब मस्ती किया, देखे हमने सारे प्रैक्टिकल, और सारे प्रैक्टिकल के डिवाइसेस तो देख लिया, प्रैक्टिकल भले ना किए हो हाँ नहीं तो देख के आना। ठीक है, तो जो तुम सेटिंग करते हो ना प्रैक्टिकल करने के लिए सेटिंग होती है, जैसे कि मान लो अभी तुमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का प्रैक्टिकल होता है तुम्हारे कॉलेज में, तो प्रैक्टिकल जब तुम करोगे
तो हो सकता है कि तुमने लाइटिंग का डिवाइस या लाइट का सोर्स या लेंस का डिवाइस अलग अलग रख दिया हो, गलत लग दिया हो, तो फिर प्रॉब्लम होती है इससे। तो डिफेक्टिव सेटिंग होती है, ध्यान देना अच्छे से इंस्ट्रूमेंट में। फॉर एग्जांपल द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्रेजुएटेड ट्यूब विल बी इनएक्यूरेट इफ द ट्यूब इज नॉट हेल्ड वर्टिकल। वही ना, मतलब अगर गलत सलत रख दोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सेटिंग बराबर करने का, तुम लोग सेटिंग अच्छे से नहीं करते हो, सेटिंग खराब करोगे तो खराब ही रहेगा ना यार, क्या गुंडा बनोगे। पर्सनल एरर की बात करते हैं। सच एरर आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। ले भाई, भगवान ने भेजा लेकिन भेजे में भेजा डाल के नहीं भेजा। पर्सनल एरर मतलब जो बंदा कर रहा है एक्सपेरिमेंट, उसके दिमाग में अच्छी सेटिंग नहीं है, समझा ना, अभी ध्यान रखने का। चलो, इससे गलती होती है। अब बात करते हैं रैंडम एरर। तो बच्चों हमने पढ़ लिया सारी चीजें, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं रैंडम एरर। ये सब हो गया, रैंडम एरर की बात करते हैं। समझ तो ज्ञान आपको कितना चिंदी है। अब इसको लाइन टू लाइन रीड करूंगा। सच एरर आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू, अरे ये तो इधर है नहीं तो दीज आर द एरर विच आर इंट्रोड्यूस्ड इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर। मतलब सिस्टमैटिक एरर क्यों आता है? क्योंकि डिवाइस में प्रॉब्लम होगी, ऑब्जर्वर जो कर रहा है उसमें प्रॉब्लम होगी, जो करने वाला बंदा उसको नहीं आता होगा, या सेटिंग में गलती होगी, उसको आता है लेकिन सेटिंग गलती कर दिया। तो सिस्टमैटिक एरर को हम लोग ने ध्यान में रखा कि ना तो डिवाइस खराब, इंसान को भी आता है करने, सेटिंग भी खराब नहीं है, फिर भी हमारा एरर आ रहा है। अब तो किस्मत ही खराब है, किस्मत में एरर है हाँ नहीं तो एक ऐसा एरर बच्चों जो सिस्टमैटिक एरर को तो हमने ठीक कर लिया, सब तो ठीक कर लिया, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है, ऐसे एरर को रैंडम एरर कहते हैं। गलती से आ गया, गलती से एरर आ गया। दीज एरर आर दी एरर्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल दी सिस्टमैटिक एरर्स, मतलब उनको मिनिमाइज किया तभी भी। दिस टाइप ऑफ एरर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। सब बच्चे हंस रहे होंगे, भैया भी एग्जांपल डेंजरस देते हैं। 5 किलोमीटर सन, चलो पहुंच जाते हैं सन के पास अभी जल्दी से ठीक है, 5 किलोमीटर ही तो है। तो मान लो 5 किलोमीटर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, तो हो सकता है कि हम जो रैंडम एरर आए और सॉल्व करें तो उसे 6 किलोमीटर मिल जाए या 4 किलोमीटर मिले, तो कम ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। These errors cannot be eliminated completely, but we can minimize them by repeated observation and they can take mean average। देखो, तो रैंडम एरर बच्चों जो आता है उसको हम कभी जीरो नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते जीवन में। कोई साइंटिस्ट के बाप के पास औकात नहीं है हटा देने का। तो कोई भी रैंडम एरर कभी भी तुम जीरो नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमको पता होगा ना एक बात, किसी भी चीज की फिजिक्स में बच्चों किसी भी चीज की 100% एफिशिएंसी नहीं होती फिजिक्स में कभी भी। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में गाड़ी होगी, 2 पहिया गाड़ी होगी, है ना, मेरे पास तो बुलेट है, तुम्हारे पास भी होगी कोई ना कोई, ठीक है, 2 चक्के। किसके पास कौन सी बाइक है, सब लोग नाम बताओ। किसी के पास स्प्लेंडर होगी, किसी के पास यामाहा होगी, किसी के पास कुछ रहेगी, तो सब लोग कमेंट में बताओ। केटीएम होगी, केटीएम ये सब प्लास्टिक की गाड़ियाँ हैं। रियल मैन ऑलवेज ड्राइव मेटल, बुलेट लवर, रॉयल इनफील्ड। समझा क्या तुम लोग? देखा नहीं मेरी रॉयल इनफील्ड? इंस्टाग्राम में फॉलो मार लो, उधर डाला है वीडियो, काली कलर की एकदम। समझा क्या? तो उसके अंदर गाइस अगर 1 लीटर तेल डालोगे तो 1 लीटर तेल में पूरा का पूरा इंजन 1 लीटर के बराबर का डिस्टेंस थोड़ी देता है। या मान लो इतनी एनर्जी दोगी, सपोज 100 एनर्जी दिया तुमने, सपोज तुमने 100 जूल की एनर्जी दी, तो वो इंजन पूरा 100 जूल का एनर्जी तुम्हें भगाने में थोड़ी इस्तेमाल करेगा। वो हो सकता है कि सिर्फ 90 जूल एनर्जी ही तुम्हें गाड़ी भागने में यूज हुई हो, 10 जूल एनर्जी गायब हो गई हो, उड़ जाती है हवा में। जितना पेट्रोल डालते हो पूरा पेट्रोल थोड़ी गाड़ी में चलता है, कुछ उड़ जाता है हवा में। कुछ पेट्रोल गंदा ऑयल जब सर्विसिंग करवाते हो गाड़ी की तो वो ऑयल गंदा निकलता है बाहर, तो वो भी बन के बाहर निकल जाता है। तो कभी भी किसी चीज की 100% एफिशिएंसी नहीं होती। मतलब जितना दोगे उतना नहीं मिलेगा फिजिक्स में, जितना दोगे उससे कम मिलेगा, क्योंकि बाकी की चीज सराउंडिंग में चला जाता है। ये आगे पढ़ाऊंगा कभी नेक्स्ट चैप्टर में, जब एनर्जी हीट का कुछ टॉपिक आएगा तब, अभी नहीं। वो केमिस्ट्री में भी तुमको एंथैल्पी वगैरह समझाऊंगा तब, ठीक है। तो ये ध्यान देना, रैंडम एरर ऐसा एरर होता है कि जिसको तुम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो रहेगा ही रहेगा। मतलब तुमको कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। तुम जीवन में कोई भी प्रैक्टिकल कर लो, तुम्हें 110% 100% एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। वो गलती से तुमको आ जाएगा 100% एक्यूरेसी, वो बात अलग है।
और हो सकता है बच्चों कि जो तुमको बताया जा रहा है कि ये 100% एक्यूरेट वैल्यू है, वो खुद भी एक्यूरेट ना हो। तुम बोलोगे क्या भैया हम तो 100% एक्यूरेट फाइंड करते हैं, हम तो 100% एक्यूरेट फाइंड करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो एक्यूरेट वैल्यू तुमको बताई जा रही है वो एक्यूरेट हो ही ना, और तुमको लगता है कि यही एक्यूरेट है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ध्यान रखना, कभी भी 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती जल्दी। तो क्योंकि तुम कभी भी रैंडम एरर को मिनिमाइज कर ही नहीं सकते, और जब एरर मिनिमाइज हो ही नहीं सकता, जबकि मिनिमाइज इन द सेंस बहुत कम कम कर दोगे, लेकिन एकदम हटा नहीं सकते रैंडम एरर को। तो अगर जब तक थोड़ा भी एरर है तब तक थोड़ी एक्यूरेट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, मतलब मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी बच्चों। और इसलिए अब तुमको समझ गया होगा कि जब मैंने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किया था, तो जो मैंने सॉल्व किया था वो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है, जो बुक ने सॉल्व किया था वो भी मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। मतलब फिजिक्स के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसकी मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू आती है, और वही उसी आंसर को हम अपना आंसर मानते हैं, वही हमारे लिए एक्यूरेट वैल्यू है। कभी भी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि रैंडम एरर तो हमेशा रहता ही रहता है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर, प्रेशर, धुआं, हवा, कुछ तो साला रहेगा यार, कुछ तो किसी ना किसी की वजह से तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। ज्यादा नहीं प्रॉब्लम, तुम्हारी सांस की वजह से प्रॉब्लम। सांस ले रहे हो उधर ही, नीचे लाइट रखा हुआ है, ब्लैंक हो गया मैं तो सांस ले रहे हो उससे तो प्रॉब्लम आ ही सकती है। तो ये ध्यान रखना अच्छे से हमेशा। तो मतलब अगर मान लो कल जो उस दिन मैंने लेक्चर नंबर 2 में पहला जब मैंने सॉल्व किया था न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1.1, तो उसमें मेरी कुछ और वैल्यू आई थी, तुम्हारी कुछ और आएगी। अब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाया था, बोला था लॉग टेबल बाद में सिखाऊंगा क्योंकि सिखाया नहीं था ना अब तक। तो अगर मान लो उसको तुम लॉग टेबल से सॉल्व करो तो थोड़ी और अलग वैल्यू आएगी, लेकिन 4.9 पक्का रहेगा, बाकी आगे का वैल्यू बदल जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा इधर, तो उतना चलता है। कभी भी पॉइंट के बाद एक डिजिट सही होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत चल जाता है, इतना वो कभी रॉन्ग नहीं देता टीचर, कभी भी तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि टीचर को भी पता है अगर टीचर बुड़बक रहेगा तो बात अलग है। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। अब मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा एरर वाले टॉपिक को। कल पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर, यानी एरर तो पढ़ लिया, अब एरर निकालोगे कैसे वो सीखेंगे। मतलब एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एरर सबके बारे में, परसेंटेज एरर, उनके न्यूमेरिकल और सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब सीखेंगे। फिगर ठीक है। चलो तो गाइस मिलेंगे इसी तरीके के प्यारे से लेक्चर नंबर 6 में, और हम ट्राई करेंगे लेक्चर नंबर 6 में टॉपिक को खत्म करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर तुमने एंजॉय किया हो इस वीडियो को, तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जाना और लाइक करना, और अपने दोस्तों में शेयर क्यों नहीं करते हो, करो ना शेयर, मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स की क्लास 11th बाय न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल के अंदर प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं, डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, तो उस पर फोकस करो बच्चों, और हमेशा मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। अभी सारे सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी आएंगे, और ऐसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।